गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 39। अभी तक हम 38 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 39वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर देर किस बात की है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सारांश, है ना। पिछले भाग तक हम अपना पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम इसे उसका सारांश अर्थात समरी हम देखेंगे, है ना। अभी तक हमने पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसे, है ना, मतलब जितने भी सूत्र वगैरह पढ़े एक बार उन्हें रिवाइज करेंगे, है ना। उसकी जो समरी है, जो सारांश है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। और ये आपके पाठ का आखिरी भाग होगा, है ना। तो इस भाग के साथ ही आपका जो पाठ है ना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सारांश अर्थात समरी को देखते हैं। हम्म, सारांश, है ना। तो चलिए हम सारांश में शुरू से शुरू करते हैं। तो इस अध्याय के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं, है ना। इस अध्याय में हमने जो जो पढ़ा वह दिया हुआ है ना। पहला, घटना ई की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना एफ दी गई है निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसे हम सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं, है ना, जो कि हमने बहुत पहले, है ना, भाग में पढ़ा हुआ था। तो एक बार हम उसे देखते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? जब हमें एक घटना घटित होने का ज्ञान होता है ना, और उसकी वजह से जो दूसरी घटना है उस पर, है ना, उस पर जो, मतलब उस पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रायिकता को हम सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। जैसे कि ई बटा एफ, है ना, पी ई बटा एफ, इसका मतलब क्या है? एफ घटना घटित हो चुकी है, इसका हमें ज्ञान है, और अब हमें ई घटना की प्रायिकता निकालनी है ना। इसे हम पी ई बटा एफ कहते हैं, है ना। तो पी ई बटा एफ का सूत्र क्या होता था? जैसे ई बटा एफ है, मतलब अगर, है ना, पी ई बटा एफ, है ना, तो इसका सूत्र क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना। मतलब ई बटा एफ है, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन, है ना, इसकी प्रायिकता बटा, और जो नीचे दिया हुआ एफ है ना, बटा उसकी प्रायिकता। तो पी ई बटा एफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। इंटरसेक्शन क्या होता है ना, दोनों घटनाओं में जो भी चीज कॉमन होगी, है ना, जो भी चीज ई और एफ घटना दोनों में होगी उसे हम ई इंटरसेक्शन एफ कहेंगे, है ना। तो ई बटा एफ की प्रायिकता क्या होगी? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा एफ की प्रायिकता। ठीक है, जहां पे जो एफ की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या था? सब प्रतिबंध प्रायिकता, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, है ना। अगर ई बटा एफ की जगह एफ बटा ई होता, है ना, तो आप बताइए इसका सूत्र क्या होता? देखो, ई पी ई बटा एफ है तो सूत्र है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। लेकिन अगर पी एफ बटा ई होता तो सूत्र होता पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि जो कॉमन चीज है वो कॉमन ही रहेगी। अगर ई, है ना, जो ई घटना है और एफ घटना है, जो चीज ई घटना में है और एफ घटना में है ना, तो, है ना, तो जो चीज रहेगी वह कॉमन है, तो हम पी ई इंटरसेक्शन एफ का या एफ इंटरसेक्शन ई का, है ना, दोनों की बात एक ही है ना। तो पी एफ बटा ई क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई, है ना। यहाँ पे पी एफ है, पी एफ की जगह पी ई आ जाएगा, क्योंकि जो नीचे होता है, जो घटना हमें हमें ज्ञात होती है, घटित हो चुकी है ना, वह नीचे डिनोमिनेटर में, है ना, या फिर यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, तो पी ई बटा एफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना। और पी एफ बटा ई क्या होता? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई, है ना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये थी हमारी सप्रतिबंध प्रायिकता अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। ऐसे ही जो पीई बटा, है ना, पीई बटा एफ होता है ना, जो सप्रतिबंध प्रायिकता है, देखो, है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता है। जब हम पी ई बटा एफ निकालते हैं, मतलब ई बटा एफ की प्रायिकता निकालते हैं, वह क्या होती है? 0 से लेके 1 के बीच में होती है ना। मतलब जो ई की प्रायिकता है, जब एफ घटना घटित हो चुकी है ना, हमें इसका ज्ञान हो, तब वह 0 से लेके 1 तक होती है ना। और ऐसे ही ई डैश बटा एफ की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस ई बटा एफ की प्रायिकता होती है ना। तो पी ई डैश बटा एफ इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई बटा एफ, है ना। और पी ई यूनियन एफ बटा जी इक्वल्स टू पी ई बटा जी प्लस पी एफ बटा जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी, है ना। ये हम पहले पार्ट में जब हमने पढ़ा था तो हम देख चुके हैं, अभी हम सब देख रहे हैं कि इनके सूत्र क्या क्या होते हैं, है ना।
तो ई बटा एफ की जो प्रायिकता है वह शून्य से लेके 1 के बीच में होती है। ई डैश बटा एफ की प्रायिकता 1 माइनस पी ई बटा एफ होती है। यहाँ ई डैश क्या होगा, जो ई डैश घटना है ये क्या होगी, है ना, जो ई घटना है उसकी विपरीत, है ना, ई डैश क्या होगी, ई घटना की विपरीत होगी, है ना। तो पी ई डैश बटा एफ क्या होगी, 1 माइनस पी ई बटा एफ होगा, ठीक है। और पी ई यूनियन बी बटा जी क्या होता है, पी ई बटा जी प्लस पी एफ बटा जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी होगा, ठीक है ना। एक बार इसे ढंग से देख लीजिएगा, सूत्र क्या था, पी मतलब ई इंटरसेक्ट ई यूनियन एफ बटा जी, मतलब जी घटना घटित हो चुकी है इसका ज्ञान हमें है, और हमें ई यूनियन एफ की प्रायिकता निकालनी है ना। तो पी ई यूनियन एफ बटा जी क्या होगा, पी ई बटा जी, है ना, प्लस पी एफ बटा जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई गुणनफल पी एफ बटा ई, ठीक है। देखो, अभी हमने देखा था सब प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, पी ई बटा एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना, ये होता है। अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो क्या होगा, पी ई बटा एफ गुणनफल पी एफ हो सकता है, देखो, है ना। ये जो है, देखो ये देखो, पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो सकता है, पी एफ गुणनफल पी ई बटा एफ हो सकता है ना। ये जो नीचे है, जो है ना, ये उस साइड, ये अभी डिवाइड में है, उस साइड ये गुणनफल में चला जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ गुणनफल पी ई बटा एफ हो सकता है ना, जहाँ पे जो एफ की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, है ना। ऐसे ही जब हम पी ई बटा एफ की जगह पी एफ बटा ई निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी, ये होता है ना। तो उस सूत्र से भी पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पी एफ बटा ई गुणनफल पी, है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो सकता है, पी ई गुणनफल पी एफ बटा ई भी हो सकता है ना, जहाँ पे जो ई की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, है ना। तो पी इंटरसेक्शन एफ, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता दो रूप से लिखी जा सकती है। पहला, पी गुणनफल पी एफ बटा ई, है ना, जहाँ पे ई की प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। या फिर पी पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे लिखा जा सकता है, पी एफ गुणनफल पी ई बटा एफ, है ना, जहाँ पे जो एफ की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम आगे चलते हैं। यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पी ई गुणनफल पी एफ, है ना। अब मान लीजिए ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब किसी भी घटना घटित होने से दूसरी घटना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर एफ घटना घटित हो जाती है ना, तो इससे ई घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ई घटना घटित हो जाती है तो इससे एफ घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, पी गुणनफल पी एफ होगी, है ना। ये सूत्र अगर याद हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता था, पी ई बटा एफ गुणनफल पी एफ, यही होता था ना। तो यहाँ पे पी ई बटा एफ की जगह पी ई आ चुका है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो रहा है, पी ई गुणनफल पी एफ। तो ये होता है जब ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। यहाँ पर ई बटा एफ की जो प्रायिकता है वह ई की प्रायिकता के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि एफ घटना के घटने से, देखो, एफ घटना के घटने से ई घटना की प्रायिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए जो ई घटना की प्रायिकता है वही ई बटा एफ की भी प्रायिकता होगी, है ना। तो ई बटा एफ की प्रायिकता क्या होगी, ई घटना की प्रायिकता के बराबर होगी, है ना। और यहाँ पे जो एफ घटना है उसकी प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। ऐसे ही जब हम पी एफ बटा ई देखेंगे, है ना, पी एफ बटा ई ये भी पी एफ के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे इस सूत्र में पी इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी गुणनफल पी एफ बटा ई, है ना। और यहाँ पे, है ना, पी एफ बटा ई की जगह क्या आ जाए, पी एफ आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो पी एफ बटा ई है वह पी एफ के बराबर है, मतलब एफ बटा ई की प्रायिकता एफ घटना की प्रायिकता के बराबर है ना। और यहाँ पर ई घटना की प्रायिकता शून्य के बराबर नहीं हो सकती, है ना। एफ बटा ई घटना की प्रायिकता एफ के बराबर क्यों है, क्योंकि ई घटना के घटित होने से एफ घटना की प्रायिकता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एफ बटा ई की प्रायिकता एफ घटना की प्रायिकता के समान है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ आ गया। तो चलो हम आगे चलते हैं।
संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। मान ले E1 E2 से लेके En प्रतिदर समिष्ट S का एक विभाजन है। क्या, E1 से लेके En क्या है, प्रतिदर समिष्ट S का एक विभाजन है। मतलब जो प्रतिदर है S, उसे हमने E1 से लेके En में बांट दिया है ना। तो इसलिए E1 E2 से लेके En प्रतिदर समिष्ट S का एक विभाजन है, और E1 E2 से लेके En में प्रत्येक की प्रायिकता शून्योत्तर है ना। क्या, जो प्रतिदर समिष्ट S है उसे हमने E1 से लेके En तक, है ना, बांट दिया है। इसलिए E1 E2 से लेके En तक, मतलब E1 E2 E3 से लेके En, मतलब n जो संख्या है कुछ भी हो सकती है ना। तो E1 E2 से लेके En क्या है, प्रतिदर समिष्ट S का एक विभाजन है। और E1 E2 E3 से लेके En में प्रत्येक की जो प्रायिकता है वह क्या है, शून्योत्तर है। ठीक है। साथ ही A प्रतिदर समिष्ट से संबंधित एक घटना है ना। जो A प्रति है ना, जो A है वह प्रतिदर समिष्ट से संबंधित एक घटना है। तब जो A घटना की प्रायिकता है वह क्या होगी, E1 घटना की प्रायिकता गुणनफल A बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 घटना की प्रायिकता गुणनफल A बटा E2 की प्रायिकता, है ना, प्लस डैश 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 ऐसे करके En घटना की प्रायिकता गुणनफल A बटा En की प्रायिकता। ठीक है। क्या है, अगर संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या थी, अगर जो प्रतिदर समिष्ट है वह E1 से लेके En घटनाओं में बांट दिया जाएगा, है ना। तो E1 E2 से लेके En क्या है, प्रतिदर समिष्ट का एक विभाजन है, और E1 E2 से लेके En में प्रत्येक की जो प्रायिकता है वह क्या है, शून्यता है। साथ ही ए क्या है, प्रतिदर समिष्ट से संबंधित एक घटना है ना। तब जो ए घटना है उसकी प्रायिकता क्या होगी, E1 की प्रायिकता गुणनफल ए बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता गुणनफल ए बटा E2 की प्रायिकता, ऐसे ऐसे करके En की प्रायिकता गुणनफल ए बटा En की प्रायिकता। ठीक है। तो ये था संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। अब हम देखेंगे बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम को, है ना। तो बेस प्रमेय क्या बोलता है ना, यदि E1 E2 से लेके En प्रतिदर समिष्ट S के विभाजन का निर्माण करती है, अर्थात E1 E2 से लेके En युग्मतः असंयुक्त है ना। अगर E1 E2 से लेके En क्या है, प्रतिदर समिष्ट S का विभाजन है, मतलब प्रतिदर समिष्ट S के विभाजन का निर्माण करती है, अर्थात जो E1 से लेके En है वह क्या है, असंयुक्त है। और E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 En इक्वल्स टू S, मतलब ये बोल रहे हैं बेस प्रमेय में, अगर E1 E2 से लेके En तक, है ना, ये जो घटना है ये प्रतिदर समिष्ट S का विभाजन करती है, तो इनका जो यूनियन मतलब इनका जो योग होगा वह प्रतिदर समिष्ट S को बनाएगा, है ना। तो E1 E2 से लेके En तक क्या है, प्रतिदर समिष्ट S के विभाजन का निर्माण करती है। तो E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन En क्या होगा, S का निर्माण करेंगे। और ए एक शून्योत्तर प्रायिकता की घटना है, तब ए क्या है, एक शून्योत्तर प्रायिकता की घटना है, तब ई आई बटा ए की प्रायिकता क्या होगी, मतलब ए घटना घटित हो चुकी है यह हमें ज्ञात है, तब ई आई की प्रायिकता क्या होगी, पी ई आई गुणनफल पी ए बटा ई आई, है ना, बटे में सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेके एन पी ई जे गुणनफल, है ना, पी ए बटा ई जे, है ना। मतलब ई आई बटा ए की प्रायिकता क्या होगी, ई आई की प्रायिकता गुणनफल ए बटा ई आई की प्रायिकता, आई क्या है ना, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है ना। जैसे E1 E2 E3 किस इवेंट की, है ना, किस घटना की, तो पी ई आई बटा ए क्या होगा, ई आई की प्रायिकता गुणनफल ए बटा ई आई की प्रायिकता, और इस पूरे के बटे में समीशन जे इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक ई जे की प्रायिकता गुणनफल ए बटा ई जे की प्रायिकता, ये क्या है, समीशन है जे इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, अर्थात ये जो नीचे है E1 E1 की प्रायिकता गुणनफल ए बटा E1 की प्रायिकता, है ना, प्लस E2 की प्रायिकता गुणनफल ए बटा E2 की प्रायिकता, प्लस ऐसे ऐसे करके एन तक जाएगा, En की प्रायिकता गुणनफल ए बटा En की प्रायिकता। तो ये है हमारी बेस प्रमेय। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। एक यादृच्छिक चर किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर समिष्ट पर परिभाषित वास्तविक मान फलन होता है। क्या, एक जो यादृच्छिक चर है वह किसी यादृच्छिक परीक्षण के, है ना, यादृच्छिक मतलब रैंडमली, है ना, बिना किसी ऑर्डर के, मतलब कहीं से भी कुछ भी, है ना, बिना कुछ सोचे हुए, है ना, रैंडमली जिसे हम बोलते हैं, है ना, उस परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं। तो एक यादृच्छिक चर
किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर समिष्ट पर परिभाषित वास्तविक एक, है ना, वास्तविक मान फलन अर्थात फंक्शन होता है। ठीक है, यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली है ना। तो यादृच्छिक चर x है वह प्रायिकता बंटन संख्याओं की, है ना, इस प्रकार से प्रणाली है जहां पे x के मान दिए गए हैं और ये उनकी संगत प्रायिकता दी है ना। तो x का मान x1 x2 से लेके xn तक है और उनकी संगत प्रायिकता px क्या है, x1 की संगत प्रायिकता p1, ऐसे x2 की संगत प्रायिकता p2, ऐसे ऐसे करके xn की संगत प्रायिकता pn है ना। तो अगर pi शून्य से ज्यादा है ना, जो प्रायिकता है, संगत प्रायिकता है, वह अगर शून्य से जाता है तो जो सम्मिशन है i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक pi क्या होगा, 1 के बराबर होगा, जहां पे i क्या है, 1 2 से लेके n तक है। मतलब ये जितनी भी संगत प्रायिकता है इन सब का योग 1 होगा। कहने का मतलब बस ये है ना, अगर जो संगत प्रायिकता है जैसे p1 है, p2 है, p3, अगर ये क्या है, 1 से मतलब शून्य से बड़ी है ना, तो ये जो संगत प्रायिकता है इनका जो योग होगा, है ना, जो सम होगा वह 1 के बराबर होगा। यही इन्हें यहाँ दिया हुआ है कि जहाँ पी आई अगर शून्य से बड़ा होगा तो समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक पी आई 1 के बराबर होगा, जहाँ पे आई क्या है, 1 2 से लेके एन तक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गए। चलो आगे चलते हैं। मान ले x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मूल्य x1 x2 x3 से लेके xn है, जिनकी क्रमशः प्रायिकताएं p1 p2 p3 से लेके pn है ना। हमने क्या माना, x क्या है, एक यादृच्छिक चर है जिसकी जो संभावित मूल्य है, मतलब जो मान है, x का मान क्या है, स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 से लेके xn है, और उनकी संगत प्रायिकता क्या है, x1 की संगत प्रायिकता p1, x2 की संगत प्रायिकता p2, x3 की संगत प्रायिकता p3, ऐसे ऐसे करके xn की संगत प्रायिकता pn है ना। तो जब x का माध्य निकालेंगे तो उसे हम म्यू से निरूपित या फिर व्यक्त करते हैं, है ना, और उसकी संख्या मतलब उसका मान क्या होगा, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi pi होगा, है ना। माध्य का सूत्र क्या होता था, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi pi होता था। ठीक है, इतना याद है। यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी हम कहते हैं, जिसे हम ex से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। मान ले x एक यादृच्छिक चर है जिसकी संभावित मूल्य, है ना, x1 x2 से लेके xn है ना, और उसकी संगत प्रायिकता p1 से लेके pn है ना। अब हम मान लीजिए जो म्यू है उसे हम ex से निरूपित करते हैं, है ना। म्यू क्या होता था, माध्य, जिसे हम ex से भी निरूपित करते थे, है ना। x का माध्य क्या है, म्यू होता है। अब x का प्रसरण जो है उसे हम वेर x या फिर सिग्मा x स्क्वायर से व्यक्त करते थे, है ना, मतलब करते हैं। x का प्रसरण क्या होता है, वेर x या फिर सिग्मा x का स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, है ना। और उसे कुछ निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सिग्मा x स्क्वायर क्या होता है, वेर x है ना, वेरियंस x होता है, जिसे हम सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल pxi के रूप में लिखते हैं। मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर वेर एक्स क्या होता है, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi, मतलब x के जो मान है इसमें से हम, है ना, माध्य को घटाएंगे, है ना, और उसका वर्ग करेंगे और उस x के मान की संगत प्रायिकता से क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, है ना। जैसे इसका देखें, x1 माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल px1 प्लस x2 माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल px2 प्लस x3 माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल px3, ऐसे ऐसे करके n तक, मतलब xn माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल pxn, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अर्थात वेरिएंस x, है ना, जिसे हम सिग्मा एक्स स्क्वायर को या फिर वेरिएंस x को हम ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ई एक्स माइनस म्यू का वर्ग। क्यों, अगर आप इसे गौर से देखो तो ये क्या है, ई एक्स का माध्य, है ना, ई एक्स मतलब म्यू, माध्य क्या होता था, देखो ई एक्स क्या होता था, एक्स आई गुणनफल पी आई, है ना, समीशन में आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो ई एक्स माइनस म्यू का वर्ग क्या होगा, समीशन में आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल पी एक्स आई, यही होगा, है ना। तो इसलिए हम सिग्मा एक्स के स्क्वायर को ई एक्स माइनस म्यू का वर्ग भी लिख सकते हैं, है ना। जिसे हम सिग्मा एक्स क्या होता है, अभी हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला, है ना, वेरिएंस एक्स या फिर प्रसरण निकाला। अब हम मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण का,
अंडर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। तो सिग्मा एक्स क्या होगा, वेर एक्स का क्या होगा, मतलब मानक विचलन क्या होगा, वेर एक्स या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा, है ना। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, ये आ गया है ना, वेर एक्स आ गया। तो समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एक्स आई माइनस म्यू का वर्ग गुणनफल पी एक्स आई। तो ये हो गया हमारा मानक विचलन। इसको हम यादृच्छिक चर एक्स का मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। मतलब आज हमने पूरे पाठ का सारांश पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब ये जो पाठ है ये पूरा कंप्लीट मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।